सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट की ये फोर्थ क्लास है। इस क्लास में आज हम मनोविज्ञान की या फिर आप इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां भी कह सकते हैं, मनोविज्ञान की या शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे हम मनोविज्ञान में, जिनका प्रयोग करके हम व्यक्तियों का या किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान की विधियां आप इन्हें कहीं या शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, एमएड के पेपर में ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां के नाम से आपके पेपर में आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विधियों की व्याख्या कर दीजिए। 2-3 विधियों का नाम देगा, इनके बारे में विस्तृत रूप में बताइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में आ जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, अब देखो मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब उनके व्यवहार का अध्ययन करने की अलग अलग विधियां होती हैं। उन विधियों को ही हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट विधियां मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, और भी होती हैं, काफी ज्यादा होती हैं। बीएड सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में मैंने आपको मूल्यांकन करने के तरीके बताए थे। तो मैं जो मूल्यांकन करने के तरीके थे ये भी हमारे मनोविज्ञान की इन विधियों में इंक्लूड हो जाएंगे, सभी के सभी। तो कुछ इंपॉर्टेंट विधियां ये हैं। बाकी आपके पेपर में कितनी आती हैं, शायद यहाँ तक तो आती है 5 तक। व्यक्तिगत अध्ययन वाली आपने केस स्टडी ये बीएड सेकंड ईयर में पढ़ी होगी। तो पहली 5 विधियों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वही पेपर में आपके बार बार पूछी जा रही है। सबसे पहली विधि है हमारी अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब देखो मैंने कल की क्लास में भी आपको अंतर्दर्शन के बारे में बताया था। अंतर्दर्शन क्या होता है। 1879, इस साल को मत भूलना कभी। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली थी, जिसमें इनका साथ इनके एक शिष्य जेम्स टिचनर ने दिया था। समझ में आई बात। 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई थी विल्हेम वुंट के द्वारा। इन्होंने उस प्रयोगशाला में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके प्रयोग शुरू किए थे। वहां से इस विधि की शुरुआत मानी जाती है। अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है, हम खुद को ही अपने खुद के अंदर ही झांकते हैं और खुद को ही देखते हैं, खुद की क्रियाओं को देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। या जैसे कभी कभी हम करते हैं ना, यार मैं क्यों पागल हो रहा हूँ, 3 काम किए मैंने, तीनों गलत हो गए, तो मेरे में ऐसी क्या कमी है। हम खुद को ही देखते हैं कि मेरी सोच गलत है, या मैं काम करते हुए हेजिटेट हो रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, या मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ कि मैं किसी के साथ बाहर जाके बात नहीं कर सकता, क्या कमी है मेरे में। वही होता है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में हम खुद को झांकते हैं, अपने जो अंतरात्मा होती है या खुद के स्वरूप को खुद समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है हमारा अंतर्दर्शन विधि। विलेम वुड इस विधि का प्रयोग किस लिए करते थे, में हम हमारी जो चेतना है उसके स्वरूप को समझना चाहते थे, उसके घटकों को समझना चाहते थे। विलेम वुड अपने इस प्रयोगशाला में प्रयोग जो किया करते थे अंतर्दर्शन विधि के द्वारा किया करते थे। लोगों को अवसर दिया करते थे में कि खुद अपने अंदर झांको, अपने जो चेतना है उसके स्वरूप को समझो, उसे समझो, उसके घटकों को समझो, उसकी संरचना है उसे समझो। तो ये काम किया करते थे विलेम वुड, वहां से अंतर्दर्शन विधि आई है। तो अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम खुद के अंदर झांक रहे हैं, खुद की क्रियाओं को देख रही है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद को ही समझ रहे हैं, खुद के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो अंतर्दर्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होता है अपने आप में देखना। यह मनोविज्ञान की सबसे अधिक पुरानी विधि है। इसका प्रतिपादन विल्हेम वुंट ने किया था, जिसमें टिचनर भी इनके साथ थे। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। इस विधि में व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का स्वयं अध्ययन व निरीक्षण करता है और उनकी खुद ही व्याख्या करता है, तथा वह अपनी मानसिक क्रियाओं में सुधार के बारे में सोचता है। यह मनोविज्ञान की सबसे अधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब इसमें दूसरे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। व्यक्तिनिष्ठ उसे हम बोलते हैं जो फिक्स नहीं होता। तो मैं अपने व्यवहार का कैसे अवलोकन कर रहा हूँ, दूसरे ज्यादा उसमें उंगली नहीं कर सकते, इस वजह से इसे हम व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, मैं अपने व्यवहार का अध्ययन कैसे भी कर सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ। तो हम खुद को ही समझने, अपने व्यवहार को, खुद को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने आंतरिक स्वरूप को खुद को समझने की कोशिश करते हैं, अंतर्दर्शन विधि। इसकी बिल्कुल उल्टी विधि होती है बहिर्दर्शन विधि। इसमें हम किसी दूसरे के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या काम करता है, कैसे करता है, किसी दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। अंतर्दर्शन में तो हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं, बहिर्दर्शन में हम दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसे हम अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं,
ध्यानपूर्वक देखते हैं, हर एक पक्ष को देखते हैं, जिससे हम बता सके वो व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, उसका क्या स्वरूप है, या उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेज होने चाहिए। ये हमारा बहिर्दर्शन विधि होता है। इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे का अध्ययन करता है। अवलोकन विधि को निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। इस विधि का शाब्दिक अर्थ, अवलोकन या निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु अथवा क्रिया को ध्यानपूर्वक देखना, मतलब उसका अवलोकन कर रहे हैं। मानव व्यवहार के संबंध में इसका अर्थ होता है मानव के बाह्य व्यवहार को देखना, समझना तथा उससे संबंधित तथ्यों का पता लगाना। इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रिया और प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी आंतरिक मन स्थिति का पता लगाया जाता है। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है उसकी बाह्य क्रियाओं को देखकर। जैसे कोई बच्चे को हम कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट करो, कोई प्रयोग करो, या लैब में हम उसे टेस्ट ट्यूब वगैरह दे देंगे, एक्सपेरिमेंट करो, तो बच्चा जैसे काम करेगा उसको ऑब्जर्व करेंगे हम, तो उसके ऑब्जर्वेशन करके एक टीचर पता लगा लेते हैं कितनी नॉलेज है। वही है हमारा बहिर्दर्शन विधि। दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी क्रियाओं का अवलोकन करके हम उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। इस विधि में किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को ध्यान से देखकर उसकी आंतरिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। अवलोकन या निरीक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अब जो औपचारिक निरीक्षण होता है उसमें हम सामान्य रूप से किसी का ऐसे अवलोकन कर लेते हैं, उसे बताते नहीं है कि हम आपका अवलोकन कर रहे हैं। औपचारिक में क्या होता है, हम उसे बताते हैं कि आपका अवलोकन होगा तो आप ऐसे ऐसे काम करो, हम देखेंगे। तो दोनों में ये अंतर होता है बस। अब औपचारिक में एक दिक्कत ये आ जाती है, हम उसे बता देते हैं सब्जेक्ट को कि आपका अवलोकन करने वाले हैं हम, तो वो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है। कई जगह पर अनौपचारिक बेहतर रहता है, कई जगह पर औपचारिक अवलोकन हमारा बेहतर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोगिक विधि। अब देखो, औपचारिक अवलोकन को ही जब हम एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से करते हैं उसे हम प्रायोगिक विधि कह देते हैं। प्रायोगिक विधि में हम क्या करते हैं, पूरे स्टेप वगैरह किसी चीज का अवलोकन ही करते हैं, एक चीज पर दूसरी चीज की क्रियाओं को देखते हैं। देखो, प्रायोगिक विधि एक ये सिंपल रूप से मेथड भी है हमारा। इस विधि में हम क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट के मध्य या दो चरों, चर कह देते हैं उन्हें हम, दो चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे घटाऊंगा इस पर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से जो हम ये अध्ययन करते हैं साइंटिफिक वे में, उसे हम कहते हैं प्रायोगिक विधि। जैसे अगर मैं बच्चों के जीवन में परेशानियां घटाऊंगा तो उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, परेशानियां घटाऊंगा और बढ़ाऊंगा तो उनके एजुकेशनल अचीवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से जो दो चर हैं, दो चरों के मध्य जब हम संबंध देखते हैं वैज्ञानिक ढंग से, उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। सामान्य रूप से आप ये जानते होंगे, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि दाब बढ़ाने पर वायु कैसा, उसकी प्रॉपर्टी कैसे रहती है, दाब घटाने पर या ताप बढ़ाने घटाने पर उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहती है। यही तो एक्सपेरिमेंट होते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम दो या तीन चरों के मध्य आपस में संबंध देखते हैं कि एक चर को अगर हम नियंत्रित करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चर से मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम माप सकते हैं उसे चर कहेंगे। एमएड सेकंड सेमेस्टर में आपको चर अचर का सबका पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपके रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। चर रिसर्च का एक बहुत ही बेहतरीन पक्ष है, चर के बारे में आपको पूरा वहां पर पता चल जाएगा। सामान्य रूप से जब हम किसी चीज की जांच करते हैं, किसी चीज को घटा बढ़ा सकते हैं, उसे हम चर कहते हैं। तो समझ गए आप एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, प्रायोगिक विधि क्या होती है। इसमें हम दो चरों को देखते हैं, उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जांच करते हैं। इसके लिए पहले हम अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, अपने जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका टॉपिक निर्धारित करते हैं, उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसकी विधियां निर्धारित करते हैं, किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, समय सीमा वगैरह निर्धारित करते हैं, उसकी लिमिटेशंस डिलिमिटेशंस निर्धारित करते हैं हम। उसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। उसके बाद उन हाइपोथेसिस की जांच करते हैं, मतलब चर घटा बढ़ाकर देखते हैं, और उसके बाद कोई एक फाइनल कंक्लूजन हम निकालते हैं। इसमें करते हम अवलोकन ही है, लेकिन अवलोकन इसका एक छोटा पक्ष है। अवलोकन के द्वारा ये एक साइंटिफिक मेथड हो जाता है। साइंटिफिक विधि में हम किसी चीज का अवलोकन करेंगे, वो हमारा प्रायोगिक विधि हो जाएगा। प्रयोग का अर्थ होता है करके देखना। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का इस्तेमाल मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न चर, एक्चुअल में अगर मैं चर की परिभाषा आपको बताऊं, चर क्या होता है, हमारी ऐसी कोई भी विशेषता जो जिसे हम घटा बढ़ा सकते हो या जिसका मापन किया जा सकता हो, उसे हम चर कहेंगे। हमारी अच्छाई बुराई पढ़ना लिखना सब कुछ जो भी हम करते हैं, हमारी विशेषता जिसे हम घटा बढ़ा सकते हो या मापन कर सकते हो, वो चर होता है। जैसे ये पेन है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, भार है, इसका इंक है इसमें, तो ये सब इसके चर हैं, उन्हें हम घटा बढ़ा सकते हैं और माप सकते हैं। तो ऐसी कोई भी विशेषता हमारी जिसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, माप सकते हैं, चर कहलाता है। तो दो चरों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं हम, दो या दो चरों के मध्य प्रायोगिक विधि के द्वारा। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते समय शोधकर्ता सबसे पहले चरों की पहचान करता है,
उन्हें परिभाषित करता है, परिकल्पना तैयार करता है, फिर चरों में हेरफेर करता है, मतलब एक चर को घटाकर या बढ़ाकर देखता है कि दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसमें केमिस्ट्री की लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, नीले में अगर पीला मिलाता हूं मैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना पीला डालने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक चर को आप नियंत्रित कर रहे हैं, दूसरा तो नीला है, पीला आप डाल रहे हैं, तो नीले में पीला मिलाने से देखेंगे हरा बनेगा या नहीं। तो दो चरों के मध्य रिलेशन ही तो बना रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट ही तो होता है। मानव व्यवहार के संदर्भ में इस विधि के प्रयोग से तात्पर्य यह होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना या उन्हें नियंत्रित करना, या मानव व्यवहार पर किस कारक का क्या प्रभाव पड़ता है वो सब जांचना। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, किसी व्यक्ति के व्यवहार पर किन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है उनकी जांचने के लिए, या किस चीज का कितना प्रभाव पड़ रहा है, उन सब चीजों की जांच करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विभिन्न परिकल्पनाओं का सहारा लेता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, उनकी जांच करता है, और उन परिकल्पनाओं की जांच के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचता है। वो जो निर्णय होता है वो प्रूफ हो, वो मतलब सही होता है, उसे प्रूफ किया जा सकता है निर्णय को। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है लॉन्जिट्यूशनल विधि। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आती है ये लॉन्जिट्यूडिनल विधि। अब देखो इसके नाम भी अजीब है, कोई ज्या बोलता है कोई क्या बोलता है, लेकिन जनरली से हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल विधि। ठीक है, चलिए अब देखो दो विधि है, एक तो कालानुक्रमिक विधि है, एक विधि तो ये होती है, एक ये होती है अनुप्रस्थ काट विधि। दोनों विधि एक साथ बताता हूं मैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका, किसी एक छोटे से सैंपल से मतलब हमारा सब्जेक्ट जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो तरीके होते हैं रिसर्च करने के हमारे पास। पहला तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सैंपल है, उसे थोड़ा लें, थोड़ी मात्रा में लें उसे, और काफी लंबे टाइम तक उस पर रिसर्च करें, कई कई साल तक उस पर रिसर्च करें। एक तरीका तो ये है, उसे तो हम बोलेंगे कालानुक्रमिक विधि। दूसरा तरीका ये होता है अपना सैंपल ज्यादा ले लें हम और कम टाइम के लिए उस रिसर्च करें। तो ये दो तरीके होते हैं, इसे अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका सैंपल छोटा ले हम और उसी सैंपल पर कई साल तक रिसर्च करें। दूसरा तरीका सैंपल काफी बड़ा ले हम, अलग अलग ग्रुप में सैंपल को बांट ले और उन अलग अलग ग्रुप का थोड़े टाइम के लिए अध्ययन करें। तो दोनों तरीकों का यूज हम अलग अलग करते हैं, जैसी स्थिति होती है, जिस तरीके की हमें जरूरत होती है उस तरीके का हम यूज करते हैं। तो कालानुक्रमिक विधि में हम क्या करते हैं, एक छोटा सैंपल लेते हैं, छोटा सब्जेक्ट लेते हैं अपना कम संख्या में, और काफी लंबे टाइम तक उसकी रिसर्च करते हैं। जैसे किसी बच्चे के बचपन में उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो पूरे जीवन में उसके उस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको इसका अध्ययन करना है तो किस विधि के द्वारा होगा, कालानुक्रमिक विधि के द्वारा होगा। आप जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई है तब से आप उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे और मृत्यु तक करते रहेंगे, कई साल की आपकी रिसर्च हो जाएगी। ये क्या कालानुक्रमिक विधि है। मेंडेल ही थे ना वो, जिन्होंने हाँ मटर के पौधे पर वो किया था। तो उन्होंने देखो कितने साल तक रिसर्च किया था, मटर के पौधे, उसके पौधे, उसके पौधे, कितने साल तक मटर पर रिसर्च किया था। तो वो लॉन्जिट्यूजनल एक हमारा मेथड था। इसके अलावा एक बीजमैन करके थे, उन्होंने चूहों की पूंछ काटते रहे थे, वे वैज्ञानिक थे कि देखेंगे कितने साल बाद या कितनी संतानों के बाद कटे हुए पूंछ के चूहे पैदा होंगे, लेकिन वे हुए नहीं थे। तो कितने साल तक वे चूहों पर रिसर्च करते रहे थे, एक फैमिली पर ही। ये क्या कालानुक्रमिक विधि है। इसके अलावा हमारा जो अनुप्रस्थ काट का उदाहरण ये हो सकता है दूसरी विधि का, कि हमें 10 साल के बच्चों पर भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है, गलत भाषा बोलने का, वो जानना है। तो 10 साल के अलग अलग जगह के अलग अलग ग्रुप लेंगे हम, एक साल तक उनकी स्टडी करेंगे और अपने आप बता देंगे 10 साल के बच्चों की भाषा ऐसी होती है इन चीजों में। तो वो क्या है, अनुप्रस्थ काट विधि है। तो एक्सपेरिमेंट करने के, रिसर्च करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप छोटा सैंपल ले, संख्या में कम चीजें लें, सैंपलिंग में सब्जेक्ट कम ले, लंबे टाइम तक उसकी रिसर्च करें, वो कालानुक्रमिक है। दूसरा, आप सब्जेक्ट ज्यादा ले लें और उन अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़े टाइम तक रिसर्च करें। तो जैसी स्थिति, जैसा आपका उद्देश्य है, उस आधार पर आप विधि का चयन करते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में कालानुक्रमिक विधि का उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। इस विधि में किसी समूह का एक लंबे समय तक, प्राय कई वर्षों तक या कई सालों से भी अधिक तक अध्ययन किया जाता है। लगभग 20-20, 30-30 साल तक हम स्टडी करते हैं इस विधि में एक सब्जेक्ट की। इसमें किसी कारक के उस समूह पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की जाती है। जैसे वीजमैन ने आनुवंशिकता को जांचने के लिए चूहों के 23 पीढ़ियों तक एक्सपेरिमेंट किया था।
23 पीढ़ी उन्होंने चूहों की पूंछ काटते रहे और आगे देखा कि पूंछ वाले ही चूहे पैदा हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा पूंछ वगैरह काटने, शरीर का अंग कटने से अनुवांशिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा था बीजमैन ने। तो कितने साल का एक्सपेरिमेंट किया होगा, अब देखो कितने साल का। तो ये क्या है, कालानुक्रमिक विधि है। इसके अलावा आप मेंडेल का उदाहरण ले सकते हैं, इसके अलावा और भी है। एक उदाहरण मैंने आपको ये बता दिया, बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, या फिर बच्चे की पारिवारिक स्थितियों का उसके संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस चीज की रिसर्च कर रहे हैं, किस विधि का यूज करेंगे, क्या बोलते हैं इसे, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। इसे जनरली हम लॉन्जिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों कहते हैं, अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग बोला जाता है, गलत कुछ भी नहीं, लॉन्जिट्यूडिनल कहें लॉन्गिट्यूडिनल कहें, बट लॉन्जिट्यूडिनल मुझे अच्छा लगता है तो मैं लॉन्जिट्यूडिनल इसे बोलता हूँ। समझ में आई बात। इस विधि के द्वारा हम जो नमूना लेते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक एक ही रहता है, और उस नमूने की जांच कितने वर्षों के या कितने दिनों के बाद की जाएगी, मतलब हम उस जो नमूना हमने लिया है कितने टाइम हम उसकी एक बार जाके जांच करेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो रिसर्चर खुद देख सोचता है। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रस्थ काट विधि, ये भी आप समझ पाए होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपलिंग ज्यादा करते हैं, सैंपल ज्यादा ले लेते हैं और कम टाइम के लिए रिसर्च करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण मैंने दिया था, 10 साल के बच्चों की आयु कैसी होती है भाषा, उसकी रिसर्च कर रहे हैं हम। या फिर एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि मोबाइल का 5 साल के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जांच कर रहे हैं हम। तो अलग अलग जगह के बच्चों पर रिसर्च कर लेंगे, साल 2 साल हमारी रिसर्च खत्म हो जाएगी। तो कम टाइम के लिए ज्यादा सैंपलिंग कर, ज्यादा बच्चों पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो अपने ज्यादा सब्जेक्ट लेते हैं हम और टाइम कम लेते हैं इसमें। यह विधि कालानुक्रमिक विधि की विरोधी है। इसमें छात्रों के कई समूहों का अध्ययन एक ही समय में किया जाता है। छात्रों के ये समूह स्वतंत्र चरों के आधार पर चयनित किए जाते हैं, जैसे उनकी आयु, सामाजिक स्थिति, लैंगिकता, शैक्षिक स्तर आदि। तो छात्रों के जो अलग अलग सब्जेक्ट, छात्र नहीं कह सकते, सब्जेक्ट कहेंगे हम, तो जो हम सब्जेक्ट चुनते हैं उन सब्जेक्ट या हमारा जो सैंपल होता है अलग अलग उनके ग्रुप बना लेते हैं, और उनमें ग्रुप का जो हम चयन करते हैं वो चयन भी जिस चीज़ की जरूरत होती है उस हिसाब से करते हैं कि लड़कियों का करना चाहते हैं हम, अलग अलग आयु का करना चाहते हैं, या अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों का करना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट, उनके ऊपर रिसर्च। तो अब उस जो हमारा उद्देश्य होता है उसके आधार पर में ग्रुप बनाते हैं हम, तो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, उन अलग अलग ग्रुप का एक ही टाइम में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अगर हम पौधों पर तेजाब डालेंगे हर तीसरे दिन तो कितने दिन में मर जाएंगे वे, तो अलग अलग तरह के पौधे लेंगे, अलग अलग जगह रखेंगे हम, तो एक टाइम में सब पर तेजाब डालेंगे। ये क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट विधि हुई, क्रॉस सेक्शनल मेथड हुआ। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होगा, एक ही पौधा होगा, उसी का उसकी जिंदगी भर अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए एक शोधकर्ता विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन का छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करता है कि अलग अलग पुनर्बलन का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो अलग अलग ग्रुप बनाएगा, उन पुनर्बलन को बच्चों पर प्रसारित करेगा, बच्चों का जैसा रिएक्शन रहेगा वो नोट कर लेगा। कितनी देर का काम है, महीना 2 महीना लग जाएगा ज्यादातर इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार अनुप्रस्थ काट विधि में हम सैंपलिंग अच्छी करते हैं, सब्जेक्ट ज्यादा रखते हैं, टाइम कम रखते हैं। कालानुक्रमिक विधि में किसी समूह का बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, इससे पहले वाली में। वहीं इस विधि में विभिन्न समूहों का कम समय के लिए अध्ययन किया जाता है। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कितना अच्छा बात लिखी हुई है। कालानुक्रमिक विधि में तो एक ही समूह का हम लंबे टाइम तक अध्ययन करेंगे, अनुप्रस्थ काट विधि में बहुत सारे समूहों का कम टाइम के लिए अध्ययन करेंगे। तो ये कालानुक्रमिक विधि है, ये अनुप्रस्थ काट विधि का उदाहरण। समझ में आई बात। तो ये हमने कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमने अपनी कवर कर ली है, ये आपके पेपर में आती है। बाकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि, केस स्टडी में हम क्या करते हैं, जब कोई बच्चा सही से काम नहीं करता या किसी का विकास अवरुद्ध हो जाता है, स्कूल का काम वगैरह नहीं करके लाता, या जब हमारी कोई समस्या आ जाती है ना, हम किसी व्यक्ति का पूरा अध्ययन करते हैं, उसके बचपन से लेकर उसके हर व्यक्ति जानकार सबसे मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर में केस स्टडी की फाइल बनाते हैं आप, कि एबनॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी केस स्टडी करो। केस स्टडी में हम किसी बच्चे की पूरा इतिहास वगैरह जानना चाहते हैं, उसकी समस्या वगैरह जानना चाहते हैं, किसी बच्चे को समझने के लिए केस स्टडी करते हैं। अब किसी बच्चे की केस स्टडी हमने कर ली, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिल गई, अब हम बेहतर तरीके से उसे पढ़ा देंगे। अगर आपको किसी बच्चे केस स्टडी करनी है ना, उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह जाननी होगी, दूसरे लोग उसके बारे में क्या रिव्यू रखते हैं, उसका खुद का रिव्यू क्या, खुद के बारे में, मतलब जितनी भी जानकारी उसके बारे में इकट्ठी करनी होगी आप करेंगे। साक्षात्कार विधि में तो आप एक बच्चे का बैठा लेंगे सामने, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्नावली विधि में क्या होगा, लिखित छोटे छोटे क्वेश्चंस की, टिक मार्क वाले हो सकते हैं, वन वर्ड वाले हो सकते हैं, खाली स्थान होते हैं, तो लिखित छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों को देंगे, बच्चे उनका आंसर देंगे, उनके आंसर के आधार पर बच्चों के व्यवहार का अवलोकन कर लेंगे। तो ये कुछ विधियां थी हमारी जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। इनमें से 5 विधि तो भूल मत जाना पहले।
बाकी ये आज की हमारी क्लास थी। जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एमएड के ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए सारे नोट्स प्रिपेयर्ड है, आपको मिल जाएंगे। 9528219270। ठीक है। बाकी आई होप इस सब्जेक्ट, इस क्लास, इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप अपने ग्रुप्स वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।